तो बच्चों, हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देखे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि 5 प्रोसेस से जो हम लोग भोजन लेते हैं वो 5 प्रोसेस से गुजरता है। इन पांचों प्रोसेस में जो अंतिम वाला स्टेप था वो था इजेशन। लेकिन इजेशन से पहले एसिमिलेशन हुआ था, एब्जॉर्प्शन हुआ था। ठीक है। तो भोजन का जब एब्जॉर्प्शन हो गया और एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन यानी कि जो ये भोजन था, भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम में जा करके जब ये डाइजेस्ट हो गया, इनसे जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन का एसिमिलेशन हुआ। ठीक है। तो एसिमिलेशन होने के बाद वो ब्लड कैपिलरीज जो है उस भोजन को यानी कि उस फूड को प्रत्येक सेल तक ले करके गया। तो मतलब हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? वी हैव स्टडीड दैट डाइजेस्टेड फूड इज एसिमिलेटेड। हम लोग अभी तक पिछले लेक्चर में देखे कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो एसिमिलेट हो जाता है और एसिमिलेट हो करके ये प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। अब ये जो एसिमिलेटेड फूड है इनको यूज़ किया जाता है मेनली 2 पर्पस के लिए, है ना। इट हैज़ 2 पर्पस। 2 पर्पस क्या है? पहला पर्पस है फ्यूल के रूप में, एज ए फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अलग अलग जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए फ्यूल के तरह ये काम करेगा, यानी कि फ्यूल की तरह काम करेगा ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सके ये अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा काम जो इसका है वो है ग्रोथ और रिपेयर प्रोवाइड करना। अगर बॉडी में किसी तरह का रिपेयर होना है, यानी कि किसी तरह का वियर एंड टियर हो गया है, तो उसको रिपेयर करना और बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करना। तो ये जो एसिमिलेटेड फूड है, एसिमिलेटेड फूड का 2 काम हो गया। पहला काम फ्यूल के रूप में ताकि एनर्जी मिल सके वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए, और दूसरा है ग्रोथ और रिपेयर प्रोवाइड करना। ठीक है। अब हम लोग इसको आगे समझेंगे कि कैसे ये एनर्जी रिलीज होता है इस फूड से, है ना। जो फूड एब्जॉर्ब हुआ और एसिमिलेट हुआ, है ना, इन द सेल्स ऑफ द बॉडी, वो फूड से हम लोग एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं? हाउ हाउ डू वी गेट दी एनर्जी, है ना। हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट बॉडी, फ्रॉम दैट फूड इनटू आवर सेल्स, ताकि वो बेसिक फंक्शंस प्रोवाइड हो सके, बेसिक फंक्शंस हमारा बॉडी फंक्शन कर सके, परफॉर्म कर सके। तो मोस्ट लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। और ये जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है इन फूड मॉलिक्यूल्स के साथ में, जो कि ये एसिमिलेट होकर के प्रत्येक सेल तक पहुंचा है। ठीक है। तो मतलब क्या बोले कि ये जो ऑक्सीजन हम लोग ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग, हम लोग जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, सांस को लेते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़े डिफरेंसेस हैं, इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। अभी बस ये है कि जब हम लोग ब्रीद करते हैं तो एयर अंदर की तरफ जाता है, यानी कि हमारे लंग्स में गया। लंग्स में जब ये एयर जाता है तो ये एयर क्या करता है, वहाँ जो बहुत सारे एल्वियोली हैं, उस एल्वियोली में जा कर के, एल्वियोली एयर सैक होता है हमारे लंग्स में, तो वहाँ जा कर के वहाँ जाता है और वहाँ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, उन एयर को, ऑक्सीजन रिच वाले एयर को वहाँ ब्लड कैपिलरी ले लेता है और ये ब्लड प्रत्येक सेल तक उस ऑक्सीजन रिच एयर को ले करके प्रत्येक सेल तक पहुँचता है। और सेल में जाने के बाद, सेल में अब पहले से ही पहुँच चुका है। कौन पहुँच चुका है? वो जो एसिमिलेटेड फूड था वो पहुँच चुका है। अब इधर से ऑक्सीजन गया, तो एक एसिमिलेटेड फूड, दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है। तो एसिमिलेटेड फूड और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करता है। बिल्कुल इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन करता है और केमिकल रिएक्शन करके वहाँ पर हमें एनर्जी मिलता है। तो ये एनर्जी मिल गया, तो यही एनर्जी हमारे काम की है। इसके साथ में वाटर भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है। तो यही वाला प्रोसेस वहाँ सेल में जा कर के होता है। ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज़ हुआ, ये एनर्जी रिलीज़ होकर के स्टोर हो जाता है एटीपी मॉलिक्यूल में। आप लोग कमेंट करके बताएं एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे अभी लेक्चर में आएगा, पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो ये जो एनर्जी है जा करके एनर्जी रिलीज हुआ और एनर्जी रिलीज होकर के ये स्टोर हो जाता है एटीपी मॉलिक्यूल में, जो कि सेल्स में मौजूद होता है।
फिर जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, द बॉडी यूजेज दिस स्टोर्ड एनर्जी व्हेन एवर इट वांट्स। जब कभी भी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, तो वो एनर्जी इसी एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करने में करके यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इस पूरे मतलब ये जो प्रोसेस हुआ एनर्जी रिलीज करने का फ्रॉम द फूड, मतलब हम लोग तो भोजन लिए थे ना, भोजन हम लोग लिए थे जो कि एसिमिलेट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, प्रत्येक सेल तक पहुंचा। भोजन में भोजन में डायरेक्ट एनर्जी नहीं था। भोजन का जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन ने उसको ऑक्सीडाइज किया, और ऑक्सीडाइज करने यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पर, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही एनर्जी हमें मिल पाई। तो इसलिए हम लोग सांस लेते हैं और सांस में ऑक्सीजन रिच एयर होता है। तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है उसी का जो ऑक्सीजन होता है वो फूड के साथ में रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग टेक इन किए यानी कि इनहेल किए, फिर वो ऑक्सीजन पहुंचा सेल तक, फिर इस ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ किए फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन वाले प्रोसेस में ये सब कुछ इन्वॉल्व है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेने से लेकर के ये वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, और जबकि ये जो मैकेनिज्म है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में बस इतना सा ही डिफरेंस है। बेसिकली रेस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो जो कई स्टेजेस में होता है, एंड इट रिक्वायर्स मेनी एंजाइम्स। और मेन पर्पस जो है, मेन पर्पस रेस्पायरेशन का क्या है? वो है एनर्जी को रिलीज करना फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मोलिक्यूल्स। सिंपल फूड मोलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी को रिलीज करना, ये रेस्पायरेशन का काम है। जबकि ब्रीदिंग का काम क्या है? ब्रीदिंग का काम है सिर्फ इनहेल करना, ऑक्सीजन रिच एयर को इनहेल करके लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है जो कि लंग्स में इकट्ठा हुआ है पूरे बॉडी से आकर के, उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर करना। तो बस इनहेल और एक्सहेल वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग में रखते हैं, जबकि रेस्पायरेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो भोजन है इस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का, एसिमिलेटेड फूड का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन से, और ये बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। यही कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोसेस से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स तक पहुंचा, और वहाँ पर जा कर के ये इकट्ठा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया। फिर वहाँ पर वाटर जो रिलीज होता है इस प्रोसेस में, ये वाटर क्या करता है? बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है ये, और ये एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन विच रिलीजेज एनर्जी टेक्स लेस इनसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, सो इट इज़ नॉन एज सेल्यूलर रेस्पायरेशन। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहते हैं। और रेस्पायरेशन काफ़ी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए रेस्पायरेशन एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और अगर रेस्पायरेशन प्रोसेस ना हो तो फिर हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि मेन रूप से ये दो बाय प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाता है, यानी कि शरीर के बाहर निकल जाता है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, और वाटर तो बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। तो देयर आर टू बाय प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन। दो बाय प्रोडक्ट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। लेकिन इसमें से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसिडर्ड द रियल वेस्ट, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अपने बॉडी में।
एंड वाटर जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है सेल के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें एनर्जी मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और H2O मिला। तो H2O यूज़ कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, एनर्जी स्टोर कर लिया जाता है और जब कभी भी ज़रूरत होता है तो उसको यूटिलाइज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द होल प्रोसेस हियर। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अभी मैंने डिफरेंसेस बताया। तो ये जो मैकेनिज्म है बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन, है ना, फ्रॉम द एयर और फिर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतने प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, जबकि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी है और ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड भी है, दोनों काम किया जाता है। ब्रीदिंग प्रोसेस भी होती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होती है। तो ये रेस्पिरेशन में है। ब्रीदिंग बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। और जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इट इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, लंग्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। जबकि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, तो इन डिफरेंसेस को मेमोराइज कर लेना है। और फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी तो हमें मिल गई इस बायोकेमिकल प्रोसेस से, यानी कि रेस्पिरेशन जो है इट इज़ एक्चुअली अ बायोकेमिकल प्रोसेस जो अक्कर होता है इन स्टेजेस एंड रिक्वायर्स मेनी एंजाइम्स, इन्हें बहुत सारे एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है। मेन पर्पस रेस्पिरेशन का क्या है, दैट इज़ टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। ये जो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह सब हुआ, उनका ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को रिलीज़ करना, ये मेन पर्पस है रेस्पिरेशन का। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उनको यूज़ किया जाता है फॉर कैरिंग आउट द बायोलॉजिकल फंक्शंस, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स तभी सर्वाइव कर पाएगा जब उन्हें एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रेस्पिरेशन बेसिकली बिल्कुल अपोजिट है फोटोसिंथेसिस का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है यहाँ पर फूड को बनाया जाता है, इट मेक्स फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हुआ, फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, और यहाँ पर रिलीज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो देखो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, साथ में क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो जा कर के हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल पाता है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या है कि ये जो ग्लूकोज हैं इनको यूटिलाइज किया जाता है, साथ में ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है। तो इन दोनों को यूटिलाइज करके, यानी कि ऑक्सीजन इनको ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडाइज करने के बाद ये वाला एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एनर्जी जा कर के स्टोर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकल जाता है जब हम लोग एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, और वाटर जो है बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो एक तरफ से फोटोसिंथेसिस में इधर से इधर गए, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, सनलाइट है, इन सब का यूज़ करके एनर्जी को बना है। जबकि रेस्पिरेशन में क्या हुआ कि एनर्जी का यानी कि ये जो शुगर है या फिर ग्लूकोज जो बना है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि इधर से इधर हुआ। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं अपोजिट प्रोसेस हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम लोग आए तो ये जो एनर्जी है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो द हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, तो इनको हम लोग थोड़ा समझेंगे।
तो हाउ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो एनर्जी रिलीज हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये कैसे स्टोर होता है, इनको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इन डायग्राम को समझ लेते हैं। जब ह्यूमन गैस एक्सचेंज में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के बाद ये क्या होता है, एयर है ना हमारे नोज़ के थ्रू इधर लंग्स में जा कर के स्टोर हो जाता है। यहाँ बहुत सारे एल्वियोलीज वगैरह सब हैं, तो एल्वियोली में जा कर के यहाँ गैस का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोली में एयर पहुँचा यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर पहुँचा, और एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। तो यहाँ ब्लड कैपिलरीज दिख रहा है, तो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होता है। इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन हो जाता है, और डिफ्यूज़ इन होने के बाद ये ऑक्सीजन रिच एयर, चूँकि हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड होता है ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, तो हेमोग्लोबिन क्या करता है कि इन रेड ब्लड सेल्स होता है, हेमोग्लोबिन होता है, तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन रिच एयर को यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है प्रत्येक सेल तक। ठीक है, प्रत्येक सेल तक जब ये लेके गया तो सेल में जा कर के इस तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि कैपिलरी गैस एक्सचेंज इस तरह से हो रहा होता है। सेल में जा कर के वहाँ पर भी कैपिलरी गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल को दे दिया जाता है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन दे दिया गया सेल को, बॉडी के सेल को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरी उधर से वापस ले लेता है, और इस तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर वापस ले करके सेम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इधर जो है ले करके आता है एल्वियोली के पास, और एल्वियोली के पास जा करके ये ब्लड कैपिलरी फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एल्वियोली को दे देता है, और एल्वियोली में जब ठीक ठाक अमाउंट में भर जाता है तो मीन्स दैट फिर ये एक्सेल आउट हो जाता है। तो इस तरह से एक्सपायरेशन हो जाता है, यानी कि इंस्पायरेशन हुआ और एक्सपायरेशन हुआ। तो होल प्रोसेस यही है। तो ऐसे ही होता है, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर जो जाता है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो जाता है दैट इज थ्रू वेन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जाता है। इस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स हो रहा होता है, और ऑक्सीजन अनलोड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है ब्लड कैपिलरीज से यानी कि ये जो आर्टरीज हैं आर्टरीज से सेल में पहुंच जाता है ऑक्सीजन, और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वेंस कैरी करके ले करके लंग्स तक आता है, और फिर ये एक्सपायरेशन हो जाता है यानी कि एक्सेल आउट हो जाता है। इस तरह से ह्यूमन गैस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग और भी सेम ही प्रोसेस है, बस डायग्राम थोड़ा सा और सुलझा करके बनाया गया है। तो ऑक्सीजन एक्सचेंज सबसे पहले एल्वियोली पे होता है, फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर के जब जाता है तो सेल के पास फिर जा करके ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है एट दी सेल्स। ठीक है, तो इनको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह देते हैं। इसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसी सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर वेंस को दे दिया जाता है सेल के पास, फिर इनको कैरी करके यानी कि ट्रांसपोर्ट करके ले करके आता है, और ये पहुंचता है एल्वियोली के पास। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एल्वियोली को मिला और फिर ये एक्सेल आउट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे एक्सेल हो गया और यहाँ पर इनहेल हो गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल होल प्रोसेस है गैस एक्सचेंज का। ठीक है, अब प्रत्येक सेल जो है सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेल नीड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन मिलता कैसे है, तो ब्रीदिंग के थ्रू मिलता है। तो ब्रीदिंग के थ्रू अभी इस प्रोसेस से हम लोग को ये ऑक्सीजन मिला।
तो सेल्स में जब ये ऑक्सीजन पहुंचता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाता है, यानी कि गोज़ आउट। ठीक है, तो मसल सेल्स कैरिंग आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है इनके बीच में जा कर के फिर रिएक्शन होता है, जैसा कि हम लोग शुरू में देखे थे। तो ये रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और एटीपी मोलिक्यूल बनाया। तो एटीपी मोलिक्यूल ही तो एनर्जी है, तो यही वाला एनर्जी बना, यही एटीपी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो जाता है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक देख रहे थे उसमें क्या था, हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। ये एनर्जी कैसे स्टोर होता है, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मोलिक्यूल इन द सेल्स। सेल्स में एटीपी मोलिक्यूल के फॉर्म में ये स्टोर होता है और फिर इनको यूज़ किया जाता है बाय दी ऑर्गेनिजम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब कभी भी ऑर्गेनिजम्स को इनकी ज़रूरत होती है तो इनको यूज़ किया जाता है। एटीपी का मतलब हुआ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये प्रेजेंट होता है इनसाइड अ सेल विच हैज़ हाई एनर्जी कंटेंट, जबकि एडीपी मोलिक्यूल, जिसको कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है सेल में, लेकिन इसमें एनर्जी कम होती है, लो एनर्जी कंटेंट होता है। ठीक है, और फिर जो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इट इज़ ऑल्सो अ सब्सटेंस दैट कंटेंस फॉस्फेट ग्रुप, जो कि बना होता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से मिल करके। ठीक है, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इनको यूज़ किया जाता है टू मेक एटीपी मोलिक्यूल फ्रॉम एडीपी मोलिक्यूल। एडीपी मोलिक्यूल जो कि लो एनर्जी कंटेंट वाला मोलिक्यूल है, तो उनको यूज़ किया जाता है एटीपी मोलिक्यूल बनाने में। तो कैसे बनता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का को यूज़ करके। तो यहाँ पे एडीपी मोलिक्यूल और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ में एनर्जी और इन सब का इस्तेमाल करके जो है बना लिया जाता है हाई एनर्जी मोलिक्यूल, जिनको कि हम लोग एटीपी कहते हैं। तो ये हमारा हाई एनर्जी मोलिक्यूल है। तो इस तरह से हाई एनर्जी मोलिक्यूल बनता है, जबकि ये वाला एडीपी जो है ये लो एनर्जी मोलिक्यूल है, लो एनर्जी मोलिक्यूल है। ठीक है, तो एडीपी और फॉस्फेट मिल करके साथ में थोड़े बहुत एनर्जी जो है, जो रेस्पिरेशन में रिलीज हुआ, तो इन एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी मोलिक्यूल बना लेता है। तो इस तरह से एडीपी कंबाइंस विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के दौरान, ताकि वो बना सके एटीपी मोलिक्यूल को। इस तरह से एटीपी मोलिक्यूल बन गया। और जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, ये जो एटीपी मोलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होता है। दी एटीपी मोलिक्यूल कैन बी ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर। वाटर का इस्तेमाल करके एटीपी मोलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर ये रिलीज करती है एनर्जी को। तो इस तरह से एटीपी मोलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी में, जो कि लो एनर्जी मोलिक्यूल है, फॉस्फेट में, और इधर एनर्जी रिलीज होता है। तो इस एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया गया। तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो एस्टिमेट लगाया गया है कि लगभग 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होता है इन दिस प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू कैरी आउट ऑल दी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए, है ना, इन्हीं एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो कि सेल में हो रहा होता है। और जो ये एनर्जी स्टोर्ड हुआ एटीपी में, मतलब यहाँ जो एटीपी में एनर्जी स्टोर्ड हुआ, इनको वेरियस प्रोसेस के लिए, वेरियस लाइफ प्रोसेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो गया, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ जो सेल्स कर रहे होते हैं इनसाइड आवर बॉडी, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इन्हीं एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ हाउ एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय द सेल। ठीक है, और फिर ये लो एनर्जी मोलिक्यूल एडीपी के फॉर्म में वो वहाँ रहता है। फिर जैसे रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुआ तो फिर ये एडीपी को फिर से रिचार्ज कर दिया जाता है, फिर एटीपी बन गया। तो दिस साइकिल कंटिन्यूज, है ना, और इस तरह से ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। तो एडीपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड एटीपी कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एडीपी। ठीक है,
रिलीजिंग एनर्जी टू बी यूज्ड बाय सेल अगेन एंड अगेन। इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। तो इधर एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी, तो ये साइकिल प्रोसेस चलते रहता है। दिस इंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू दी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल, बॉडी सेल के द्वारा इन्हीं एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस, है ना, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मेनी अदर एक्टिविटीज एंड मेनी अदर फंक्शंस दैट इज परफॉर्म्ड बाय द सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस हमारा कंटिन्यूड रहता है और एनर्जी हमें मिलते रहता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैरी आउट रेस्पिरेशन बाय यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन को यूज़ करके जब वो रेस्पिरेशन करता है ना, ऑर्गेनिज्म जब रेस्पिरेशन करता है तो उसमें ऑक्सीजन को वो यूज़ करता है, इसलिए इनको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन को कैरी आउट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं। एरोबिक एनएरोबिक को समझने से पहले थोड़े से टर्म्स को समझते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक तरह से 6 कार्बन एटम कंपाउंड है। 6 कार्बन एटम कंपाउंड बेसिकली ये C6H12 और O6 है ना, ये वाला कंपाउंड है। तो इसीलिए इनको हम लोग बोले इट इज ए 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ठीक है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जब होता है तो ये बना रहा होता है पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड जिनको कि पायरुवेट भी कहते हैं, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, है ना। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, ये जो ग्लूकोज हैं इनका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होकर के ये पायरुविक एसिड बना लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये कहाँ हो रहा होता है? ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में हो रहा होता है एंड नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ये वाला रिएक्शन, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर ग्लूकोज का टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, यहाँ इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं हुई। 1 molecule of glucose on glycolysis produces 2 molecules of pyruvic acid, है ना। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ये 2 मोलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड का। ठीक है, या पायरुवेट का। तो पायरुवेट का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है CH3C डबल बॉन्ड O COOH, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। तो इस तरह से ये पायरुवेट को बना लेता है। ठीक है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस में? ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट हुआ? तो इनका ऑक्सीडेशन करके ये पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। अब जो आगे हैं, ये जो पायरुविक एसिड है इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड also called as pyruvate. It is a ketonic carboxylic acid, है ना। तो यहाँ पे केटोनिक ग्रुप है और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो पायरुविक एसिड पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द सेल देन पायरुवेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऑक्सीजन सेल में मौजूद है तो क्या होगा? तो वहाँ पर जो पायरुवेट है वो पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और वाटर बना लेगा और बहुत सारे एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, जब ऑक्सीजन मौजूद होगा तो ऐसा होगा। लेकिन व्हाट इफ ऑक्सीजन अगर मौजूद नहीं है? अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो उस समय फिर क्या होगा? तो उस समय पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है या फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में या फिर लैक्टिक एसिड में। ठीक है, अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और वाटर बन गया, बहुत सारे एनर्जी बन गए। तो
मौजूद हैं तब, अगर मौजूद नहीं है यानी कि ऑक्सीजन अगर नहीं है तो क्या बनेगा, तो वहाँ पर इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑर्गेनिजम्स मतलब ये वाला रिएक्शन प्लांट सेल में हो रहा है या फिर एनिमल सेल में हो रहा है। और यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है, मच लेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस केस। लैक्टिक एसिड को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और ये हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ टर्म्स को भी समझ लिए, और इस टर्म्स को समझने के साथ साथ ये देखें कि अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो लैक्टिक एसिड बनेगा और फिर दूसरे तरफ कह सकते हैं कि इथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, प्लांट सेल में हो रहा है या फिर एनिमल सेल में हो रहा है। अब देखो इनका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर अभी आगे आएगा एरोबिक एनारोबिक वाला हम लोग अभी टॉपिक देखते हैं तो उसमें आएगा। तो साथियों अब तक हम लोग देख चुके हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा कि जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग प्रोसेस में सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको हमने इनहेल किया, और उसको इनहेल करने के बाद वो हमारे लंग्स तक पहुंचा, और लंग्स में एल्वियोली के थ्रू ये हमारे ब्लड कैपिलरीज में आया। फिर ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स इन ऑक्सीजन्स को कैरी करके सेल्स तक ले करके गया। सेल में जा करके एक रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन में जो ग्लूकोज था यानी कि जो ये फूड है, इन फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन में एज ए बाय प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी यानी कि एनर्जी के रूप में हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये बाय प्रोडक्ट के रूप में बना, और साथ में बहुत सारा एनर्जी बना जो कि एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर सेल से ब्लड कैपिलरी में आता है, और ब्लड कैपिलरी होते हुए ये हमारे लंग्स के एल्वियोली तक पहुँचता है, और वहाँ पर आकर के फिर हम लोग इनको एक्सहेल कर देते हैं, और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो एनर्जी बना यानी कि एनर्जी जो एज ए बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला, वो जा कर के स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स को भी देखा था, और बेसिक टर्म्स को देखने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। आगे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है, जहाँ जहाँ यानी कि ये जो सेल्यूलर प्रोसेस हैं इसमें एनर्जी को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी कि इट इज़ अ सेल्यूलर प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये एक सेल्यूलर प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जो सिंपलर फूड था उनका रिएक्शन होता है, और हमें एटीपी मॉलिक्यूल यानी कि एनर्जी मिलता है। चूँकि it is the most efficient and common way for the cell to extract energy from nutrients, particularly glucose। तो ये सबसे कॉमन तरीका और सबसे एफिशिएंट तरीका है जिससे कि न्यूट्रिएंट से एनर्जी को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन जब हो रहा होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल का, वहाँ पर हो रहा होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसके बाद एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में
एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में केमिकल रिएक्शन हुआ, एंड एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी मॉलिक्यूल हमें मिला। ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसको हम लोग 4 मेन स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर एंड इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का मोलिक्यूल है उनका ब्रेकडाउन होता है दो मोलिक्यूल में। दो मोलिक्यूल जो बनता है वो दो मोलिक्यूल बनता है पाइरूवेट का। पाइरूवेट के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं पिछले वाले स्लाइड्स में। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है अलोंग विद इलेक्ट्रॉन कैरियर NADH। इलेक्ट्रॉन कैरियर NADH और FADH2 के साथ में ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में ये देखते हैं कि यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुआ अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन कैरियर मोलिक्यूल जो कि NADH और FADH2 है। इसके बाद दूसरे स्टेज में पहुँचते हैं। दूसरे स्टेज में जो पाइरूवेट हैं वो डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो बिफोर पाइरूवेट मॉलिक्यूल कैन एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले, पाइरूवेट मॉलिक्यूल के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करने से पहले इनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और ब्रेकडाउन होकर के प्रत्येक पाइरूवेट जो है वो लूज़ करता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लूज़ होता है तो यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो गया और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल CoA के रूप में। और इस स्टेप में NADH भी जनरेट होता है। फिर तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं जिसमें कि साइट्रिक एसिड साइकिल है, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर एसिटाइल CoA प्रोड्यूस जो हुआ था पिछले वाले स्टेप में वो इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और वहाँ से ये कंबाइन होता है, कंबाइन करता है किसके साथ में, 4 कार्बन कंपाउंड के साथ में, और ये प्रोड्यूस कर देता है इस तरह से साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड साइकिल फिर आगे प्रोसीड करता है थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये जनरेट करता है NADH और FADH2 को अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ जो NADH और FADH प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में और साइट्रिक एसिड साइकिल में, ये डोनेट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। और उसके बाद ATP इज जनरेटेड थ्रू अ प्रोसेस जिनको कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, एसिड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ ऑक्सीजन एक्ट करता है एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन आयन, और ये बना लेता है इस तरह से वाटर को। तो ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया गया टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज हाईली एफिशिएंट एंड यील्ड्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ATP। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पर ATP जो कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, यानी कि ATP को ये फॉर्म करता है, एंड मेकिंग इट द प्राइमरी एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवे फॉर मोस्ट ऑफ द सेल। और ये प्रोवाइड करता है एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्सेस एंड बायोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज जब पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, है ना। ग्लूकोज जब पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ तो इस जगह पर क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में हुआ था, ठीक है। तो फिर वो पाइरूवेट बन गया। पाइरूवेट का 2 मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया, यानी कि, और फिर पाइरूवेट का इसके बाद क्या होता है,
ऑक्सीजन यानी कि वो जो क्रेब्स साइकिल अभी हमने देखा, तो क्रेब्स साइकिल में यानी कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्रेब्स साइकिल में यहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को ये प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर के माध्यम से इनको एक्सप्लेन किया गया, जो कि ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, किस में? ये ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल को। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दिस इज द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ब्रेक डाउन हुआ पाइरूवेट का, तो इनके ब्रेक डाउन होने के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना और बहुत सारा एनर्जी बना। और ये सारा रिएक्शन होता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस तरह से हम लोग को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी के फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये रिएक्शन को देख सकते हैं कि एक तरफ ग्लूकोज है, इनका ग्लाइकोलाइसिस होता है, कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद पाइरूवेट बनता है और फिर पाइरूवेट से फिर क्रेब्स साइकिल में, यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर ये पाइरूवेट पहुँचता है और वहाँ क्रेब्स साइकिल के अंडर ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके 38 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को ये प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ द होल रिएक्शन हियर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई परेशानी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी परेशानी का सॉल्यूशन मिल जाए। इसके बाद आ जाता है दूसरा वाला टॉपिक जो इसमें है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? यहाँ जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की यहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं होता है। तो द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। तो रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन का हो उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इट टेक्स प्लेस विदाउट एयर, और एयर में ऑक्सीजन नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन होता है। तो बिना एयर के अगर ये रिएक्शन हो रहा है, अगर ये रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि यीस्ट हो गया और कुछ बैक्टीरिया हैं, ये सब में एनर्जी आता है इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट जो है ये ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़े बहुत एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। और इसी एनर्जी को फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है टू फुलफिल इट्स नीड। फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी। जैसा कि हम लोग इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ मात्र 2 एटीपी रिलीज हुआ है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी रिलीज हुआ है, जो कि वेरी लेस है ना, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये। जबकि दूसरे तरफ अगर हम लोग पिछले वाले स्लाइड में जाए तो यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है रिलीज हुआ है, तो ये एनर्जी रिच है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, जबकि इसमें मात्र 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन होता है सेम प्रोसेस। सबसे पहले ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म के अंडर, और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद ये पाइरूवेट में चेंज हो जाता है, और पाइरूवेट जब बन गया फिर यहाँ पर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा पाइरूवेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटीपी मॉलिक्यूल बना रहा था, तो बहुत सारे एटीपी मॉलिक्यूल बने थे। जबकि यहाँ पर अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो यहाँ पर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
एक तरफ बन जाता है इथेनॉल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अब देखो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है सिर्फ 2 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल को। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे यीस्ट है, यीस्ट प्लांट कैटेगरीज में आता है, यीस्ट प्लांट हो गया, और कुछ बैक्टीरिया हो गया जिसको कि एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। इन सभी में यानी कि एनएरोबिक बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो, यीस्ट प्लांट हो गया, उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनर्जी वो ऑब्टेन करता है ना। फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल है, बट ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो लोग जिंदा रह लेते हैं। अभी हम ह्यूमंस के भी एग्जांपल्स को लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कभी बहुत ज़्यादा विगरस फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे लेग में मसल क्रैम्प आ जाता है ना। तो अगर मसल क्रैम्प आ जाता है तो और वहाँ काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेग मसल्स हैं वो रेस्पायर कर लेता है एनएरोबिकली, यानी कि वो उनको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिस वजह से वहाँ पर थोड़े अमाउंट में यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, और साथ में इथेनॉल भी प्रोड्यूस होते हैं। इथेनॉल बोल रहे हैं, लैक्टिक एसिड जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन के वजह से मसल क्रैम्प हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो उस समय हमें देखने को मिलता है। तो चूँकि ऑक्सीजन वहाँ मौजूद नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऑल सेल्स डू नॉट यूज़ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। जितने भी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। बिना ऑक्सीजन का भी वो रेस्पायर कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उस समय भी उन्हें एनर्जी मिल रही होंगी। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी यूज्ड इन सेल्स इवन विदाउट ऑक्सीजन, ऑलरेडी ये क्लियर हो गया। ये जो पूरा प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ शुगर हो गया, उसको तो हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर होता है। तो रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट, यीस्ट हो गया, शुगर हो गया, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ इथाइल अल्कोहल बन करके तैयार हो जाता है। ह्यूमन बींग्स भी रेस्पायर करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें, उस एग्जाम्पल में क्या देखें कि ह्यूमन बींग्स जो हैं किस प्रकार से एनर्जी ऑब्टेन करता है, वैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कभी कभार हो जाता है जब विगरस फिजिकल एक्सरसाइज होता है। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे कि चीता हो गया, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड। ब्लड के द्वारा जितना ऑक्सीजन सप्लाई किया गया उससे ज़्यादा अगर वो डिमांड कर रहा है तो उस समय ऑक्सीजन चूँकि सप्लाई नहीं हो पाया, तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल्स एनएरोबिकली रेस्पायर कर लेती है, और इस तरह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट में वहाँ पर एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में तो कन्वर्ट हुआ ही, लेकिन पायरुवेट जो है क्या होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल टिश्यू ये लैक्टिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बना लेता है और 2 मॉलिक्यूल एटीपी का बना लेता है, और यही तो वो एनर्जी है। ठीक है, तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पायरेशन हो रहा होता है सेल्स में। ठीक है, ये जो सडन बिल्डअप होता है लैक्टिक एसिड का हमारे मसल्स में ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, ये मसल क्रैम्प को
कॉज करता है। और हैवी फिजिकल एक्सरसाइज जब करते हैं तो मसल क्रैम्प होने की संभावना होती है, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पर हो रहा होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मसल प्रोवाइड्स ओनली सम एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज़ नीडेड अंडर द कंडीशन ऑफ हैवी फिजिकल एक्टिविटी। और जो यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन है मसल्स के द्वारा, इट ब्रिंग्स अबाउट पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड वहाँ फिर एक्यूमुलेट हो जाता है उस मसल्स में, विच जिस वजह से मसल क्रैम्प होता है। और इस तरह से मसल क्रैम्प अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स व्हेन द मसल्स रेस्पायर्स एनएरोबिकली। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि ये विगरस फिजिकल एक्सरसाइज हुआ था, तभी ये ऐसी समस्या देखने को मिली। अब रिलीफ कैसे मिलेगा, है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया हमारे मसल्स में, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया और दर्द भी हो रहा है। अब रिलीफ कैसे मिलेगा, तो मसल क्रैम्प से रिलीफ के लिए हम लोग हॉट वाटर बात करते हैं या फिर मसाज करते हैं। इस वजह से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन का वहाँ सप्लाई होना शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जब धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हुआ था मसल्स में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इस तरह से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिल जाता है मसल क्रैम्प से। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एनएरोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट होता है और साथ में एनर्जी एरोबिक में, जबकि एनएरोबिक में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या फिर लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस है, साइट्रिक एसिड साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मात्र 2 स्टेप है, यहाँ पर 3 स्टेप था। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है किसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ ग्राफ के माध्यम से यानी कि फोटो के माध्यम से भी सेम ही चीज़ों को बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो प्लांट्स में अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट को ये एनर्जी मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे एनिमल्स में रेस्पिरेशन हुआ और उन्हें एनर्जी मिली, वैसे ही प्लांट्स को भी एनर्जी मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट भी ऑक्सीजन को यूज़ करता है ना, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद रहता है उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट भी यूज़ करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट भी रिलीज़ करता है। तो इस तरह से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में हो रहा होता है और जो एनिमल्स में हो रहा होता है, इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं, तो देखो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। ठीक है, प्लांट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन वहाँ हो रहा होता है, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेशन जो है ये एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, दूसरा, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स में देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर पार्ट। बहुत ही कम अमाउंट में ट्रांसपोर्ट होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, जबकि दूसरे तरफ रेस्पिरेटरी गैसेस एनिमल्स में, है ना, रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जैसा कि हम लोग उस प्रोसेस में देखे, ब्रीद किए, लंग्स में गया, एल्वियोली में गया, वहाँ से ब्लड कैपिलरी में, फिर सेल में, सेल से फिर वापस, इस तरह से एक लंबा प्रोसेस है ह्यूमंस में या एनिमल्स में।
रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है ये काफ़ी स्लो रेट में होता है, जबकि दूसरे तरफ एनिमल्स में काफ़ी फास्टर रेट में रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग प्लांट्स और एनिमल के बीच में कुछ डिफरेंसेस को देख सकते हैं रेस्पिरेशन में, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग इनको एक बार पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इनको रिकैप कर देता हूँ कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है ये लोग ब्रीद नहीं करते हैं, दे ओनली रेस्पायर, जबकि एनिमल्स में ब्रीदिंग होती है। ठीक है। प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है ना। प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो उनके स्टोमाटा, लेंटिसेल्स और रूट्स के थ्रू होता है, जबकि एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, यहाँ पर लंग्स मौजूद होता है। प्लांट्स में जो लीफ है, लीफ ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, है ना, थ्रू दी स्टोमाटा। स्टोमाटा जो कि बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं, स्टोमाटा के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे। स्टेम्स और रूट्स में भी रूट्स के थ्रू भी जो है वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कौन, प्लांट्स। जबकि दूसरे तरफ एनिमल्स में ऑक्सीजन जो है वो ब्रीद इन करके लिया जाता है ना, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू या फिर गिल्स क्लैप्ट्स के थ्रू इनटू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दूसरे तरफ ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्लांट रेस्पिरेशन, मे बी यूज्ड बाय द प्लांट फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी किया रेस्पिरेशन के दौरान, अब उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ कर सकता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज कर सकता है लेकिन ये उनको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। प्लांट्स में ये जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऑन देयर ऑन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, जबकि एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, तो उनको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है फ्रॉम आउटसाइड टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, है ना, इनके रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब अगर प्लांट्स में हम लोग देखें रेस्पिरेशन, तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है अलग अलग तरीके से। एक तो तरीका है उनका रूट्स, तो प्लांट्स रेस्पायर करते हैं उनके रूट्स के थ्रू। तो ऑक्सीजन जो सॉइल में डिफ्यूज होते हैं, है ना, तो ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल डिफ्यूजेस रूट हेयर्स एंड रिचेस ऑल दी अदर सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर रेस्पिरेशन। देखो जैसे यहाँ पर ये जो बहुत सारे स्पेसेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस स्पेस में बहुत सारा एयर ट्रैप्ड है, तो ये एयर स्पेस है। और ये जो एयर प्रेजेंट है इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, इनको ये डिफ्यूज इन करता है। तो रूट्स ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ जो एयर मौजूद है वो रूट हेयर के थ्रू इस रूट्स में पहुँचता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट्स आर कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर किसको कहते हैं, ये जो एपिडर्मिस सेल का जो एक्सटेंशन होता है उसी को रूट हेयर कहते हैं, विच आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर इन द सॉइल। ठीक है। अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव्स आउट थ्रू द सेम हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरह से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हुआ था, तो वैसे ही उसी प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाता है इसी रूट हेयर के थ्रू। इस तरह से रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू दी रूट हेयर। इसी प्रकार से अगर हम लोग, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ प्लांट्स हैं, है ना, जैसे वाई डू मोस्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स डाई अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन। इस तरह का वाटर लॉक्ड कंडीशन होता है और ऐसे कंडीशन में मोस्ट ऑफ द प्लांट मर क्यों जाते हैं, ख़त्म क्यों हो जाते हैं, है ना। तो इसके पीछे का कारण है कि लैंड प्लांट डाई, है ना, मर जाते हैं इफ़ देयर रूट्स रिमेन वाटर लॉक्ड फॉर कंसिडरेबल टाइम। ऐसा इसलिए बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल ऑल द एयर फ्रॉम इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। बहुत ज़्यादा पानी होने के वजह से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर मौजूद हैं उनको वो एक्सपेल आउट कर देता है। इस वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। और अंडर दिस कंडीशन रूट जो है एनएरोबिकली रेस्पायर करता है और यहाँ पर एल्कोहल प्रोड्यूस होता है, और एल्कोहल प्रोड्यूस होने की वजह से
ये प्लांट्स को किल कर देता है। जैसा कि हमें यहाँ पर ये सारे प्लांट्स मरा हुआ दिख रहा है ना, ये डेड हो चुका है प्लांट्स ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ। तो इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है ना वो वाटर लॉक्ड कंडीशन में डेड हो जाता है। ठीक है, तो एक तो रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन हुआ, दूसरा स्टेम्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। हार्ड और वुडी स्टेम्स जो होते हैं लार्ज प्लांट्स के या फिर ट्रीज के, उसमें लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, लेंटिसेल्स क्या होता है, ये एक छोटा सा का एरिया होता है इन द bark area of bark in a woody stem where the cells are loosely packed, और इस वजह से it allows the gases to exchange, है ना, गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू। यहाँ में लेंटिसेल्स दिख रहा है, इन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ये ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज हो रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये डिफ्यूज़ आउट हो रहा होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन हो रहा होता है। इस तरह से इन लेंटिसेल्स के थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है, टेक्स प्लेस बिटवीन द एयर एंड द लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम। ये जो स्टेम है हर्बेसियस प्लांट्स का, उसमें स्टोमाटा होते हैं। ये तो वुडी स्टेम्स की बात की है, जबकि हर्बेसियस स्टेम्स जो होते हैं तो उसमें स्टोमाटा मौजूद होता है। तो इसीलिए यहाँ जो गैसेस का एक्सचेंज होता है दैट इज थ्रू दी स्टोमाटा, और जितने भी मतलब exchange of respiratory gases in all the stems of the herbaceous plants take place through the stomata, और जो ऑक्सीजन from the air diffuse into the cell and the carbon dioxide diffuses out in the air through the same stomata। सेम स्टोमाटा का ही प्रयोग किया जाता है डिफ्यूज़ इन और डिफ्यूज़ आउट होने के लिए। तो यहाँ लेंटिसेल्स दिख रहा है, तो लेंटिसेल्स यही जो ये जो छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं इसी को लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिप्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो लिप्स में बहुत सारे स्टोमाटा मौजूद होते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस ऑन द लिप्स टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसको कि हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो ये स्टोमाटा यही टाइनी पोर्स है, इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है, वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू लूज होता है। तो नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स ड्यूरिंग डे टाइम इज, मतलब दिन के समय में अगर हम लोग देखें तो नेट गैस एक्सचेंज कैसा होता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ आउट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। चूँकि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है दिन के समय में, और नाइट के समय में अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन इसलिए होता है और क्योंकि रात के समय में सूरज तो होती नहीं है, सूरज तो होता नहीं है, यानी कि सूरज की रोशनी नहीं होने के वजह से यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं होने के वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नाइट में नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर नेट गैस एक्सचेंज में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन डिफ्यूज इन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, और बाय प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो डिफ्यूज आउट हो रहा होता है। और रेस्पिरेशन इन लीव्स अकर ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज एट नाइट टाइम, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में हो रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि नाइट के समय में पेड़ के आसपास में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नेट अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर रिलीज़ हो रहा होता है, जबकि दिन के समय में ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स ड्यूरिंग डे टाइम इज ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन। ये लाइट रहा, वाटर जो है वो भी ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है लूज हो रहा होता है। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होता है और नाइट के समय में रेस दिन के समय में फोटोसिंथेसिस भी होता है और नाइट के समय में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। यानी कि डे एंड नाइट दोनों समय में रेस्पिरेशन होगा और फोटोसिंथेसिस नाइट के समय में नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट तो है ही नहीं। तो नेट गैस एक्सचेंज इन लिव्स एट नाइट टाइम इज ऑक्सीजन डिफ्यूज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। तो इस तरह से हम लोग फोटो के माध्यम से
देख सकते हैं। इसके बाद का अगर हम लोग प्रोसेस देखें तो दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस में जो रेस्पिरेशन के अंडर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यानी कि आगे अगर हम लोग टॉपिक देखें तो दैट इज़ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट्स का रेस्पिरेशन हम लोग देख लिए, अब हम लोग एनिमल्स के अंडर रेस्पिरेशन को देखते हैं। तो एनिमल्स में अगर रेस्पिरेशन देखें तो एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं और अलग अलग मोड ऑफ रेस्पिरेशन हैं उसमें। जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स में अगर मोड ऑफ रेस्पिरेशन को देखें तो कुछ यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं। यूनिसेल्युलर एनिमल्स जैसे कि अमीबा, अमीबा में रेस्पिरेशन होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैस, है ना, उनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैस का डिफ्यूजन होता है और अमीबा में रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा होता है। जबकि एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की बात करें तो ये चूँकि सॉइल के अंडर आता है, लिव्स इन द सॉइल, तो ये अपने स्किन को यूज़ करता है टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है अपने स्किन के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करता है अपने स्किन के थ्रू। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हुआ अर्थवॉर्म में दैट इज स्किन। जबकि एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो जैसे फिश में, प्रॉन्स में और मसल्स, ये म्यूसल्स में गिल्स होते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में, और इन्हीं के थ्रू ये ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है, यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स के माध्यम से एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको, है ना, दे टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी। इन्हीं के थ्रू यानी कि गिल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जबकि इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे कि ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्क्यूटो और बहुत इसमें बहुत मतलब टाइनी होल्स होते हैं जिसको कि स्पाइरेकल्स कहते हैं उनके बॉडी के ऊपर, और एयर ट्यूब्स होते हैं जिनको ट्रेचिया कहते हैं। तो ट्रेचिया, स्पाइरेकल्स ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए किसमें, इंसेक्ट में। जबकि लैंड एनिमल जो होते हैं, जो बड़े वाले लैंड एनिमल होते हैं जैसे बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग्स, फ्रॉग एट्सेट्रा, इनमें लंग्स होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में। फ्रॉग्स के पास लंग्स भी होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में और स्किन भी होते हैं। तो फ्रॉग्स लंग्स और स्किन दोनों के माध्यम से ब्रीद करते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हुआ। अब एनिमल्स के बाद अगर हम लोग ह्यूमंस के अंडर आ जाएं तो ह्यूमंस में गैस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो ह्यूमंस में हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ब्रीद करते हैं। ब्रीद करने का मतलब हुआ कि एयर को हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो एक बार जब एयर इंटर कर जाता है, वंस द एयर इंटर्स द स्किन और द लंग्स, ब्लड एब्जॉर्ब करता है किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ये ट्रांसपोर्ट करता है टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द एनिमल्स। हमारे बॉडी में जो अलग अलग टिश्यूज हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन को पहुँचाता है। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करता है फ्रॉम द टिश्यू और उसको वापस लंग्स के पास लेकर के आता है, या फिर स्किन के पास लेके आता है, या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास लेकर के आता है, और इस तरह से ये थ्रो आउट कर देता है, यानी कि एक्सेल हो जाता है, एक्सपायरेशन हो जाता है। तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, कुछ कॉमन फीचर्स हैं। क्या है कॉमन फीचर्स? एक तो उनका लार्ज सरफेस एरिया होगा ताकि उनको इनफ ऑक्सीजन मिल सके। दूसरा ये है कि उनमें थिन वॉल्स होगा ताकि इजी डिफ्यूज़न हो सके और रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो सके। और तीसरा फीचर ये है कि जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे स्किन हो, गिल्स हो, लंग्स हो, उसमें ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी कि रिच ब्लड सप्लाई होगा फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यानी कि ये तीन चीज़ें होना तो मस्ट है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएंगे। तो सिंस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होता है टू कैरी आउट रेस्पिरेशन इज लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितना अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है इसके रेस्पेक्ट में वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम मात्रा में है। तो इसीलिए रेट ऑफ ब्रीदिंग
और रेस्पिरेशन जो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है दैट शुड बी मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस ज़्यादा फास्टर होना चाहिए। इसके पीछे का वजह बस इतना ही है कि वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, जबकि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए वाटर वाले एनिमल्स जो हैं यानी कि एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनको एनर्जी के लिए फास्टर रेट ऑफ रेस्पिरेशन की ज़रूरत वहाँ पर होगी। ठीक है, तो लंग्स वर्क कैसे करता है? तो वर्क करने से पहले इनके कुछ पार्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा लंग्स हुआ, लेफ्ट लंग है अब, और फिर इधर राइट लंग लंग है। तो इसमें ये इस वाले हिस्से को हम लोग ट्रेचिया कहते हैं, जो इनका मेन पाइप है। और ट्रेचिया के बाद ये हमारा लंग्स में इंटर कर गया। तो इसमें दिस इज अपर लोब, फिर मिडिल लोब, लोअर लोब, इसी प्रकार से इधर भी हो गया। इसमें ब्रोंचियो है, ब्रोंची हैं जो कि एयरवेज होता है। और इसके बाद अगर आगे की तरफ चले तो ब्रोंचियोल्स हैं जो कि और उससे छोटे वाले एयरवेज हैं। ठीक है, फिर सबसे अंत में जा कर के इस तरह से एयर पॉकेट के रूप में, एयर सैक के रूप में एल्वियोली हैं। और एल्वियोली के साथ में ये कैपिलरीज हैं, और इसी कैपिलरीज में बहुत सारे ब्लड फ्लो हो रहे होते हैं। तो यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ये फिर वापस मतलब जा कर के मिल जाता है वेन में, और वेन कैरी करके लेके जाता है टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी, वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है थ्रू दी वेन। ठीक है, और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सेम प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पहुँचता है ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ से एल्वियोली जाता है, एल्वियोली से फिर ये वापस इधर जो है बाहर हम लोग एक्सहेल आउट कर देते हैं। इस तरह से हमारा लंग्स वर्क करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन अमीबा हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ गैस का डिफ्यूज़न होता है ना, फॉर ब्रीदिंग। ये जो डिफ्यूज़न ऑफ गैस हुआ ये इनके थिन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो यहाँ है ना, चूँकि ये पानी में रह रहा है, पानी में है तो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इनटू दी अमीबा और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो जाता है। और इस प्रोसेस में ये हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंपल एनिमल्स जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लेनेरिया है, ये सब ब्रीद करते हैं थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। जबकि अगर हम लोग देखें तो ह्यूमंस में, ह्यूमंस जैसे जो ये ह्यूमन है तो ह्यूमन में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पर स्मॉल सिंगल सेल्ड एनिमल्स की बात करें जैसे अमीबा हुआ, यहाँ वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी सो स्मॉल, तो इसीलिए ऑक्सीजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ द, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। दिस इज बिकॉज ड्यू टू स्मॉलनेस ऑफ द अमीबा, अमीबा सेल बहुत छोटे होने के वजह से यहाँ पर यह चीज़ संभव हो पाया। ऑक्सीजन डज नॉट हैव टू गो वेरी फार, बहुत दूर उन्हें जाना नहीं होता है। तो इसीलिए अमीबा में सिंपली यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस से रेस्पिरेशन हो गया। जबकि बड़े वाले जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म, है ना, ग्रास हॉपर, फिश, ह्यूमंस, या फिर बड़े वाले जो एनिमल्स हुए जैसे लायन, चीता, टाइगर, है ना, तो लार्जर एनिमल्स में उनके जो वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी इज़ वेरी बिग, है ना। तो अगर वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी इज़ बिग तो इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से तो उनके प्रत्येक सेल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस वजह से, है ना, दिस इज़ बिकॉज इन दिस केसेस द ऑक्सीजन हैज़ टू ट्रेवल, ऑक्सीजन को बहुत लंबा दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। और ट्रेवल करने के लिए प्रत्येक सेल तक पहुंचने के लिए इन्हें एक प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए। सो लार्ज एनिमल्स में देयर इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ताकि ऑक्सीजन को प्रत्येक पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक क्विकली पहुंचाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर सिस्टम है। और इसी प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। तो डिफ्यूजन इसीलिए इनसफिशियंट हो जाता है चूँकि ये स्लो प्रोसेस भी है ना, टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन हो गया, है ना। और तो इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस इज नॉट सफिशियंट टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द लार्ज वॉल्यूम
बॉडी, लार्ज साइज्ड बॉडी जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, है ना। इट वुड हैव टेकन अबाउट 3 years फॉर अ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू रीच द टोज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सोचो 3 साल में जो है एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल हमारे पाँव तक अगर, पैर तक अगर पहुँचे, है ना, तो कितना लंबा वक्त लग जाएगा। तो ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा, स्लो प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसीलिए ह्यूमन ब्लड, ह्यूमंस में जो है ये एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बना हुआ है ना, ब्लड वेसल्स इसमें है, सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके पास, ताकि प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। अब ह्यूमन ब्लड जो है, ह्यूमन ब्लड में कंटेन होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको कि हेमोग्लोबिन कहते हैं, और यही हेमोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी सेल्स वेरी एफिशिएंटली। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ जो हेमोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो रेड ब्लड सेल्स हुआ, इस रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन को लेता है कहाँ से, लंग्स से, फिर ये कैरी करके लेके जाता है ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, फिर ये जा करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है टू द टिश्यू सेल्स, और इस तरह से हेमोग्लोबिन जो है वो कैरियर का काम करता है। अर्थवॉर्म्स में रेस्पिरेशन अगर देखें तो अर्थवॉर्म्स में रेस्पिरेशन इनके स्किन के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू ऑक्सीजन इंटर किया और स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ डिफ्यूज़ आउट हुआ था। अर्थवॉर्म एब्जॉर्ब किया ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट किया थ्रू इट्स स्किन। तो स्किन यहाँ पर मॉइस्ट होना चाहिए, गीला होना चाहिए, तभी जा कर के ये रेस्पिरेशन कर पाएगा। उसी प्रकार से फिश में गिल्स होते हैं, है ना, वाटर फ्लो करता है इनके गिल्स के थ्रू, और जब वाटर गिल्स के थ्रू फ्लो करता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ये फिल्टर आउट कर लेता है, बाकी पानी इधर बाहर निकाल लेता है। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म बने हुए हैं फिश के अंदर, ताकि ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट कर सके, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सके वाटर से, फिर उनको रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर सके। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाता है, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर सेम प्रोसेस से ये सेम मैकेनिज़्म के थ्रू ये बाहर आता है और ये एक्सहेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन फिश में हो रहा होता है। तो इसके बाद हम लोग अभी जस्ट देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में अब रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, अभी उस सिस्टम को हम लोग प्रॉपरली देख। तो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए ह्यूमंस में एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है। तो प्रॉपर सेटअप क्या है, यहाँ पर ह्यूमंस में हम लोगों के पास यानी कि लंग्स मौजूद हैं, है ना। लंग्स की मदद से ही हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ब्रीद करते हैं, ब्रीद करने के बाद अंदर ऑक्सीजन रिच एयर जाता है, उन्हीं को फिर यूटिलाइज किया जाता है। तो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये क्रूशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को ऑक्सीजन, प्रोवाइड करता है, इट नीड्स फॉर सेल्यूलर एनर्जी, और उसके बाद रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया फ्रॉम द बॉडी। तो ग्लूकोज, है ना, इनको इनसे फिर इधर ये हमारा एनर्जी बना, इसी एनर्जी को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट कर दिया गया। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग ऑलरेडी पीछे फिगर को डिस्कस कर चुके हैं। ये यहाँ नीचे जो है ये डायफ्राम है, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम मूव, मतलब इनहेल एक्सहेल जब करते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे हमारा मूव हो रहा होता है। तो और फिर ये हमारा एल्वियोली हो गया, ऑलरेडी पीछे वाले स्लाइड्स में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में, दो मेन कंपोनेंट है रेस्पिरेशन का। ये दो मेन कंपोनेंट क्या क्या है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता है, जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। यहाँ इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। इनहेल यानी कि जब हम लोग
एयर को अंदर की तरफ अपने लंग्स में लिए, तो उनको इनहेलेशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा, डायफ्राम हमारा जब इनहेल करते हैं यानी कि इंस्पायरेशन जब करते हैं तो डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है और रीव कैज जो है वो एक्सपेंड होता है, और इस वजह से वॉल्यूम ऑफ चेस्ट हमारा इंक्रीज हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ चेस्ट जब इंक्रीज होगा तो इस वजह से दिस डिक्रीजेज द प्रेशर इन द लंग्स, और फिर ये अलाउ करता है एयर को टू बी ड्रॉन इन थ्रू द नोज एंड माउथ, और इस प्रकार से ऑक्सीजन इन द इनहेल्ड एयर इंटर्स द लंग, जहाँ ये फिर डिफ्यूज होकर के अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द एयर सेक, जिनको एल्वियोली कहते हैं, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। और एक्सपायरेशन में यानी कि एक्सहेल जब किए तो इस समय डायफ्राम हमारा जो है वो एक्सपेंड कर जाता है और रीव केज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में था वो एक्सपेल आउट हो जाता है, और इस तरह से एक्सपायरेशन होता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फोटो के माध्यम से किस प्रकार से एक फोटो में जब इनहेल किए तो रिब केज हमारा एक्सपेंड कर गया, डायफ्राम ऊपर की तरफ चले गया, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर गया डायफ्राम। दूसरे अथी में जो डायफ्राम है उनको जब रिलीज़ किया गया तो ये स्क्वीज्ड हो गया, यानी कि ये जो रिब केज है, रिब केज वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये एयर जो है फोर्स्ड आउट हो गया यानी कि एक्सेल हो गया। तो ये फोटो में देख सकते हैं। फिर इंटरनल रेस्पिरेशन है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, गैस जो है वो एक्सचेंज होता है सेल्यूलर लेवल पे। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो लंग्स से गया वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम टू ऑल द बॉडी टिश्यू। फिर टिश्यू लेवल पे जा करके ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाता है ऑफ द ब्लड इनटू द सेल्स, जहाँ वेयर इट इज़ यूज्ड इन द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ताकि एटीपी यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस हुआ वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू फिर डिफ्यूज आउट हो जाता है सेल से, और ये पहुँचता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम फिर पहुँचता है लंग्स के पास, जहाँ से फिर ये एक्सहेल्ड हो जाता है। तो इस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस फोटो के माध्यम से किस तरह से इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि ये जो सेल्यूलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन है वो हो रहा होता है, और एनर्जी वहाँ पर मिल रहा होता है सेल को। ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग दी बॉडीज एनर्जी बैलेंस एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। और it is controlled by the respiratory center of the brainstem, which monitors the level of oxygen and carbon dioxide in the blood and adjusts the rate and depth of breathing to maintain the body's homeostasis। ठीक है, मैकेनिज्म अगर ब्रीदिंग का देखें तो मैकेनिज्म ब्रीदिंग में क्या होगा, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, रीव केज एक्सपेंशन होगा, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इनहेल जब किया रीव केज एक्सपेंड हो गया, एयर फ्लो किया यानी कि एयर अंदर की तरफ गया, लंग्स में गया, लंग्स में इस तरह से एयर जब पहुंचता है फिर वहाँ से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आकर के फिर लंग्स के पास पहुँचता है, फिर यहाँ से मसल रिलैक्स करता है, फिर फोर्स्ड एक्सहेलेशन होता है यहाँ पर। तो ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का ये कंट्रोल किया जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा, जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड है। ये जो सेंटर है, दिस सेंटर मॉनिटर्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को वही मॉनिटर करता है। कौन मॉनिटर करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि ब्रेन स्टेम में लोकेटेड है। और जब कभी भी अगर कमी दिखती है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को सप्लाई हो सके। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे नेजल कैविटी है, प्लस पैरानेसल साइनसेस हैं, नोस्ट्रिल्स हैं, ओरल कैविटी हैं, फेरिंग्स हैं, लैरिंग्स हैं,
फिर इधर लंग्स में आ जाए तो इसको हम लोग ट्रेचिया कहते हैं। फिर ट्रेचिया के बाद ब्रोंची हैं, ब्रोंचियोल्स हैं, डायफ्राम है ना। तो इस तरह से ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए हमारे लंग्स के। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग फंक्शंस हैं। ये जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, नोस्ट्रिल, दिस इज़ अ वे फॉर एयर टू इंटर द बॉडी। फेरिंग्स का काम है चैनल्स द एयर डाउन द एयरवेज। फिर प्लूरल मेम्ब्रेन का काम है इट हेल्प्स कीप द लंग्स फ्लेक्सिबल। फिर राइट प्राइमरी ब्रोंचेस का काम है इट अलाउज द एयर टू इंटर द राइट लंग। फिर रिब्स क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। फिर इंटरकोस्टल मसल्स जो है ये मूव करता है रिब्स को ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। और डायफ्राम का काम है इट हेल्प्स पंप द लंग्स, है ना, लंग्स को पंप करने में डायफ्राम मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ये जो एल्वियोली हैं, दिस इज़ द साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज। ब्रोंचियोल्स ये एयर को एल्वियोली तक पहुँचाता है। फिर लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंचस इट अलाउज एयर टू इंटर द लेफ्ट लंग। ट्रेचिया का काम है इट चैनल्स द एयर टुवर्ड्स द लेफ्ट राइट ब्रोंचियस। लैरिंग्स का काम है इट लेटिंग एयर पास थ्रू द स्पीड स्पीच प्रोडक्शन। फिर एपिग्लोटिस का काम है इट कीप्स फूड। एपिग्लोटिस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ एपिग्लोटिस क्या करता है, ये हमारे भोजन को जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो एयर वाला जो पाथवे हैं उनको बंद कर देता है। तो इसीलिए इट कीप्स फूड फ्रॉम इंटरिंग द एयरवे, एयर में फूड को इंटर करने से ये रोकता है एपिग्लोटिस। तो ओरल कैविटी जो है दिस इज इट लेट्स एयर एंड फूड इंटर। और नेजल कैविटी प्यूरिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को जो इंटर करता है लंग्स में। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम का अलग अलग फंक्शन हो गया। तो ये हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये जो हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, एक हमारा इनहेल्ड एयर हुआ। तो जो इनहेल करते हैं एयर को, ये इनहेल वाले एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्वांटिटी 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी जो है दैट इज़ 0.04% होता है लगभग। बाकी थोड़े बहुत वाटर वेपर भी होते हैं, H2 यानी कि वाटर वेपर होते हैं। जबकि जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने में ये जो एयर है, एक्सहेल जब करते हैं तो एक्सहेल वाले एयर में ऑक्सीजन की मात्रा देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, 21% से घटकर लगभग 16.4% हो जाता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वहाँ 0.04% था वो बढ़ करके 4.4% हो जाता है। और वाटर वेपर की मात्रा जो है H2 वाटर वेपर की मात्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यहाँ थोड़े अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो 21% से देखो कितना घट गया 16.4%, मतलब जो अंदर में यूटिलाइज हो गया ऑक्सीजन का। और 0.04% से ऑक्सीजन की ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ करके हो गई कितना 4.4%। तो इस तरह से इन दोनों एयर में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग ऐसे अगर हम लोग देखें तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं तो उसमें एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है एडल्ट मैन में दैट इज़ अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 15 से 18 बार जो है वो ब्रीदिंग होती है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। और रैपिड ब्रीदिंग करने के वजह से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगा। जैसे कि जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं या फिर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज होता है तो उसमें हमारी ब्रीदिंग की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी को इंस्टेंट सप्लाई चाहिए, बहुत ज़्यादा सप्लाई चाहिए एनर्जी का है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी बनेगी, है ना। तो इसलिए जो है ये ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है इट कम्स रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था, दूसरा वाला पार्ट यानी कि
पहले वाले पार्ट में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े, जहाँ फूड का एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एसिमिलेशन होने के बाद फिर उस फूड को ब्रेक डाउन किया गया, एनर्जी लिया गया, जो कि रेस्पिरेशन में किया गया। तो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 जो होगा, दैट विल बी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो साथियों, बने रहिएगा हमारे साथ। लेक्चर अगर बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में।